नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज की क्लास है। चूंकि आपको पता है कि अब वैकेंसी आना चालू हो गई है और पंचायती राज से संबंधित भी वैकेंसी आएगी, मैं नाम तो डायरेक्ट नहीं लूंगा। तो ये जो टॉप एमसीक्यूज है ये आपके सभी एग्जाम में काम आ जाएंगे, जैसे एडीओ हो गया, पीएससी प्री हो गया, ठीक है, और भी जो एग्जाम है उसमें ये आपके काम आएंगे, ठीक है। अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी कई बार लास्ट टाइम पंचायती राज के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो पंचायती राज की सीरीज है ये आपके विविध प्रकार के बहुत से एग्जामों में काम आएगी। और इस सीरीज में हम एकदम चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो या तो प्रीवियस पूछे जा चुके हैं या उनसे रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो सब अपन एमसीक्यूज को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पंचायती राज का जो पूरा लेक्चर है वो हमारे कोर्स में डला हुआ है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद हमको अपनी तैयारियों को जांचने के लिए एमसीक्यू करना भी जरूरी है। तो उसी के कड़ी में यहाँ पे एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। तो चलिए, विविध प्रकार के एमसीक्यूज है। मैं टॉपिक बता देता हूं, ये आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। आरक्षण और आपके पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? 243 डी में। कौन से में है? 243 डी में। अनुच्छेद 243 डी में क्या है? आरक्षण, ठीक है। आरक्षण, पदों में आरक्षण है, ठीक है। तो उसी को अपने को देखना है, ठीक। तो यहां पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा? आरक्षण 243 डी में आपने पढ़ा है दोस्तों, आरक्षण 243 डी में पढ़ा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। यहां मैं आपको क्लियर कर बता दूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 73वां संशोधन है ना, 73वें संशोधन में किसको आरक्षण दिया गया है? एसटी और एससी को। किसको आरक्षण दिया गया है? एसटी और एससी को। तो याद रखिए कि 73वें संशोधन में एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है और किसको दिया गया है? महिला को, ठीक है। ये कैसे है? जनसंख्या के अनुपात में। कैसे दिया गया है? जनसंख्या के अनुपात में। और यहां कितना किया गया है? 1/3 या 33%, ठीक है। ये बात किसकी हो गई? 73वें संविधान संशोधन की। चूंकि पंचायती राज कौन से सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। और हम कौन से राज्य के पंचायती राज का अध्ययन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के। कौन से राज्य के? छत्तीसगढ़ के। तो अपने यहां छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में, ठीक है, किसको आरक्षण दिया गया है? एसटी, एससी और ओबीसी को दिया गया है ना। इनको आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। और अगर इनका आरक्षण, इन दोनों का आरक्षण 50% या इससे कम होगा तो कुल जनसंख्या का कितना? कुल जनसंख्या का 25% आरक्षण किसको मिलेगा? ओबीसी को। कुल जनसंख्या का 25% आरक्षण किसको मिलेगा? ओबीसी को। समझ में आया दोस्तों? यहां दो चीजें हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है। अगर 73वां संविधान संशोधन बोला जो पास हुआ था संसद में, उसमें केवल एसटी और एससी के लिए आरक्षण है। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। और उसी में महिला को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 या 33%, है ना। 1/3 या
33%। लेकिन अगर आप 73वां संविधान संशोधन पढ़ोगे, 73वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई है, अगर आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पढ़ोगे तो यहां 73वें संविधान संशोधन के पॉइंट को तो कॉपी किया गया है, ठीक है, कि एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। यहां पे यह भी बात कही गई है कि जहां पे एसटी और एससी का आरक्षण 50% या उससे कम है, जहां पे एसटी और एससी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण 50% या उससे कम है, वहां कुल जनसंख्या का, ये कुल जनसंख्या याद रखिए, वहां कुल जनसंख्या का 25% आरक्षण किसको दिया जाएगा? ओबीसी को दिया जाएगा। और इसी में महिलाओं को, ये सब वर्ग में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है दोस्तों? 50%, है ना। तो याद रखिए, ये लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर में और बहुत से एग्जाम में पूछा था कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण क्या है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण है 50% सभी वर्ग में, ठीक है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को क्या आरक्षण दिया गया है? 1/3 या 33%, है ना। अब हमारे यहां अलग क्यों है? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए हमारी सरकार अलग से कानून बनाई हुई है इसके लिए। अब वही बोल रहा है, जिन यहां पे जनपद पंचायत बोल रहा है, ठीक है। अब चाहे ग्राम पंचायत हो, ठीक है, चाहे जनपद हो या चाहे जिला पंचायत हो, सब में आरक्षण समान है ना। तो जिन जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, है ना, आरक्षण 50%, आधा बोल दिया मतलब 50% या उससे कम है, वहां ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितना? 25% आरक्षण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, 25%, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आरक्षण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायत के संबंध में पदों का कुल आरक्षण, कुल पदों का खाली स्थान है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है ना। घुमा के सीधा सीधा पूछ दिया छत्तीसगढ़ में। अब देख लो, यही होता है गलती। अब आदमी मन से पढ़ के गया है 73वां संविधान संशोधन, मेरे से भी एक बार हुआ था, है ना। आदमी मन से पढ़ के गया है 73वां संविधान संशोधन। तो मेरे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है। फिर से बोल रहा हूं, चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार अपना नियम बना के महिला को कितना आरक्षण दे रहा है? महिला को आरक्षण दे रहा है 50%। यहां बात कहां पूछ रही है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की बात बोल दिए तो 50% में आएंगे। सभी पदों में कितना आरक्षण? 50% आरक्षण। किसको? महिलाओं को। तो 50% मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? 50% मतलब क्या होगा? 50% मतलब होगा ऑप्शन डी, 1/2। 100 का आप 1/2 करोगे, कितना आएगा? 50% आएगा ना। मैं पढ़ाने के लिए 50% बोल दिया हूं, अब यहां पे प्रतिशत दिया ही नहीं है। और आप बोलोगे सर आप तो प्रतिशत में पढ़ाए थे, यहां तो बटे में। तो भैया बटे निकालना आना चाहिए। सीधा क्वेश्चन कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। तो यहां पे ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। दो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, ये हमेशा याद रख लो। आपके आरक्षण क्या है? 243 डी में आरक्षण का प्रावधान है। इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कि एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, और यह आरक्षण 50% या उससे कम होगा तब। 50% से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, 50% या उससे कम होगा तब कुल जनसंख्या का 25% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी भी बहुत है। उसके बाद ये एसटी, एससी और ओबीसी के स्लैब में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 50%, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा? सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां पे बोल दिया क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा मतलब जिसमें आप वोट डालते हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसमें जनता जाती है वोट डालने, ऐसा पद में। तो आपको पता है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसमें होता है?
ग्राम पंचायत के पंच में होता है और सरपंच में होता है, जिला पंचायत के सदस्य में होता है, जनपद पंचायत के सदस्य में होता है। ये सब प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसमें जनता वोट डालती है। तो जनता वोट डालेगी तो एसटी एससी ओबीसी वर्ग में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, अभी पढ़े हैं कितना, आधा। क्या, आधा, 50%। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक, चलो बढ़िया, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन राज्यों की, तो आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, किन राज्यों की ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है ना। आपको पता है 73वां संविधान संशोधन ने आरक्षण दिया है 1/3 या 33%। अब राज्यों ने अलग अलग नियम बनाकर 50% आरक्षण देने की बात कही। तो कौन कौन से राज्यों ने 50% आरक्षण दिया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, है ना। ठीक है, तो इसमें है आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है। ठीक, मैं कुछ राज्यों के नाम बता देता हूं जहां पर महिलाओं को 2021 की स्थिति में, है ना, 50% आरक्षण नहीं मिला है। ऐसे राज्य जहां 50% आरक्षण नहीं है, कौन कौन से है ऐसे राज्य जहां 50% आरक्षण नहीं है। ठीक है, ठीक, 50% आरक्षण पंचायती राज में कहां पे नहीं है, राज्य का नाम बता देता हूं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में नहीं है 50% आरक्षण। 2021 की स्थिति में उत्तर प्रदेश में 50% आरक्षण नहीं है, 21 की स्थिति में। ठीक, कब, 2021 तक। ठीक, उसके बाद कहां पे 50% आरक्षण नहीं है, मणिपुर। कहां, मणिपुर में भी नहीं है। कहां और नहीं है, गोवा में भी नहीं है। और कहां नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। कहां है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो दोस्तों ये 4 नाम आप याद रखिए, बाकी सभी राज्यों में ये 4 नाम याद रखिए, बाकी सभी राज्यों में, राज्यों की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। 4 नाम राज्य याद रखिए, बाकी सभी राज्यों में आपका क्या है, 50% आरक्षण है। तो यूपी में नहीं है आरक्षण, मणिपुर में नहीं है, गोवा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। वहां की सरकार अपने हिसाब से आरक्षण दी होगी, अपने को नहीं पता। ठीक है, अब बाकी जहां है वहां पे 50% आरक्षण है। जैसे आंध्र प्रदेश में 50% आरक्षण, छत्तीसगढ़ में भी है और गुजरात में भी है। ठीक है, यहां पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त, अच्छा ऑप्शन सी जी, उपरोक्त सब 1 2 3, है ना, ये कोई नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तीनों राज्य में है। ठीक है, कहां महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं है, गोवा में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और यूपी में नहीं है। चलिए, अब पंचायतों का कार्यकाल, अगला जो टॉपिक है, यहां से 5वें क्वेश्चन से टॉपिक होता है कार्यकाल। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे तो क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है कि आएगा। क्या, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, है ना। कार्यकाल मतलब इनका ड्यूरेशन, कितने साल के लिए पंचायत काम करती है, चुनाव जीतने के बाद कितने साल के लिए पंचायत चुनाव करती, काम करती है चुनाव जीतने के बाद। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल, आपको पता है कि कार्यकाल कितना होता है ना, कार्यकाल होता है 243E। 243E में पंचायतों के कार्यकाल की गणना बात कही गई है। अनुच्छेद 243E में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। सामान्यतः आपको पता है हमारे संविधान में जो जनता के द्वारा चुनाव किए जाते हैं और उससे जो चीजें बनती है, सरकार बनती है, वो 5 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। अब ये तो सरल था सर, बिल्कुल सरल था, आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्यकाल की गणना। गणना कब से की जाती है, ये 5 साल काउंट कब से किया जाएगा। ठीक है, चलिए
देखते हैं गणना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं है बोल दिया मतलब निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल अभी बताया कितना होता है जी? 5 साल होता है, ये सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से तिथि से की जाती है, ये भी सही है। अवधि की गणना परिणाम की घोषणा तिथि से होती है, गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना तिथि से होती है, गलत है। तो इसमें सही क्या हुआ दोस्तों? सही हुआ 1 और 2, ऑप्शन ए, 1 और 2। ये सही हुआ। अच्छा, नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है तो नहीं, सॉरी अब मैं ही कंफ्यूज हो गया था। क्या सही नहीं है बोल रहा है? 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है। सही क्या नहीं है? 3 और 4 सही नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है, ये पूरी तरह गलत है। यहां निगेटिव पूछा था, देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। सही है 1 और 2 और सही नहीं है 3 और 4। तो मैं आपको बता दूं पंचायतों की कार्यकाल की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। नॉर्मल सा है, इससे क्वेश्चन आना लगभग तय है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या? कार्यकाल की गणना, कार्यकाल की गणना, है ना, किनकी? पंचायतों की, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है जी? कार्यकाल होता है 5 साल। कितने साल के लिए सरकार बन के आती है, पंचायत बन के आती है? 5 साल के लिए। अब गणना जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, गणना कैलकुलेशन कब से होता है? प्रथम सम्मेलन से। कब से? प्रथम बैठक से, है ना। प्रथम पंचायत के प्रथम बैठक से, प्रथम सम्मेलन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन से। कब से? प्रथम सम्मेलन से गणना की जाती है, ठीक है। गणना कब की जाती है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। अब इसका दोस्तों आप इसका पूरा क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। अपन मानते हैं, ठीक, परिणाम की घोषणा हुई 10 जनवरी को, चुनाव परिणाम की, ठीक है। चुनाव परिणाम की घोषणा हुई 10 जनवरी को 2024 को, ठीक है। शपथ ले लिए कुछ लोग, शपथ ले लिए कब? 15 जनवरी को 2024 को, ठीक है। उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या हुआ? इन लोग को प्रमाण पत्र मिला कि हां भाई आप पदाधिकारी हो गए। 20 जनवरी को प्रमाण पत्र मिला, 20 जनवरी 2024 को, ठीक है। उसके बाद पंचायत सचिव ने प्रथम सम्मेलन, कब? प्रथम सम्मेलन बुलाया आपका कब? 25 जनवरी को। प्रथम सम्मेलन बुलाया 25 जनवरी 2024 को। अब 5 साल की गणना कहां से चालू होगी बताइए? आप यहां पढ़े हो गणना कब से चालू होती है 5 साल की? ग्राम पंचायत के पहले सम्मेलन से, पहली बैठक से, ठीक है। अब देखिए चुनाव परिणाम कभी भी आए कोई मतलब नहीं है, तो यहां से तो नहीं होगी, ठीक है। चुनाव परिणाम कौन जीता कौन हारा वहां से गणना नहीं होगी। शपथ भी ले लिए 15 को, वहां से भी गणना नहीं होगी, ठीक है। प्रमाण पत्र मिल गया, वहां से भी गणना नहीं होगी। गणना कब से होगी दोस्तों? जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली बैठक होगी उसी दिन से गणना प्रारंभ मानी जाती है 5 साल की। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसी दिन से काम चालू होता है। यहां पे कुछ काम हुआ क्या पंचायत का? नहीं हुआ ना। इन लोग तो बस फॉर्मेलिटी किए कि हाँ भाई शपथ ले लिए, परिणाम आ गया, प्रमाण पत्र मिल गया, माला पहना दिए, तो यहां पे काम हो रहा है क्या? कुछ नहीं। काम कब होगा? जब पंचायत की पहली बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा, उसमें बातचीत किए जाएंगे, उसमें डिसीजन लिए जाएंगे, उसी दिन से पहली बैठक से गणना प्रारंभ होती। तो इसको एकदम दिमाग में फीड कर लो।
चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, कोई भी संस्था हो, उसके कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से की जाती है। तो भैया पहली बैठक हुई 25 जनवरी 2024 को, तो यहां से 5 साल, यहां से 5 साल जोड़ा जाएगा, ठीक है, यहां से +5, तो 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी कब 2029 तक क्या होगा, इसका कार्यकाल होगा। 24 जनवरी 2029 तक इस पंचायत का कार्यकाल होगा, ठीक है। अगर बीच में पंचायत भंग हो जाती है और पंचायत का बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक है तो फिर से उपचुनाव होगा, और जो चुनाव जीत के आएंगे वो कितने समय के लिए रहेंगे, बचे हुए समय के लिए रहेंगे, नया 5 साल के लिए नहीं रहेंगे, वो कब रहेंगे, बचे हुए समय के लिए रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिए कि कार्यकाल की गणना चाहे कोई भी राजनीतिक संस्था हो, प्रथम सम्मेलन से होगी, प्रथम सम्मेलन से 5 साल के लिए होगी। अगर बीच में, है ना, भंग हो जाती है, कोई मर जाता है 5 साल के पहले, तो क्या होगा, अगर उसका कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा बचा है तो फिर से चुनाव होगा, 6 महीने से कम बचा है तो फिर से चुनाव नहीं होगा, 5 साल समाप्त होने के बाद चुनाव होगा। अगर 6 महीने से ज्यादा बचा है और चुनाव हुआ है तो जो नया आदमी चुन के आएगा वो बचे हुए अवधि के लिए आएगा, ना कि नए 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्यकाल। चलिए, तो आपको पता है ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अवधि की गणना कब होती है, ग्राम पंचायत के पहली तारीख से होती है ना। अवधि की गणना परिणाम घोषणा से नहीं होती, अधिसूचना से भी नहीं होती, ठीक है। तो क्या सही नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है, 1 और 2 पूरे सही है, यहां 1-1 सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी लंबा डिस्कशन हो गया। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आया है, देखते हैं, है ना। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया। 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई, बहुत बढ़िया, पहली बैठक बुलाई गई, है ना। प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कब है दोस्तों, प्रथम सम्मेलन है 25 नवंबर 25, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, है ना। 25 नवंबर 2012 को पहली बैठक बुलाई गई, है ना, ठीक है, बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी, पूरी कहानी मैं आपको बताया हूं। गणना कब से होती है, पहली बैठक से होती है। पहली बैठक कब हुई, 25 नवंबर 2024 को। विघटित हो गया, खत्म हो गया जो चुन के आए थे। फिर से चुनाव कब हुआ है, 2014 को। फिर से चुनाव कब हुआ है, 2014 को। तो 12 से 14 कितना हुआ, 2 साल हुआ। अभी इसका कार्यकाल कितना बचा है, 3 साल बचा है। तो उपचुनाव में जो जीत के आएंगे वो कितने साल के लिए आएंगे, बचे हुए 3 साल के लिए आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 3 साल का समय है ये 6 महीने से ज्यादा है। अगर लास्ट का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है तो फिर से चुनाव नहीं होगा, उसको 6 महीने को ऐसे ही काटा जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा समय बचा है जो पहले वाले का पंचायत का, तो फिर से चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो क्या होगा, बचे हुए अवधि के लिए ही वो पद पर रहेंगे। नया 5 साल नहीं मिलेगा उनको बचा हुआ अवधि मिलेगा। तो अपने को इतना सोचना ही नहीं है ना। पहली बैठक कब हुई, 25 नवंबर 2012 को। आपको पता है कि अभी कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा बचा है, तो यहीं से अपन 5 साल गिनेंगे, यहीं से 5 साल गिनेंगे तो ये हो जाएगा 24 नवंबर, है ना, 12-5 17। तो इसका कार्यकाल कब तक रहेगा जी, है ना, 24 नवंबर 2017 तक। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि शेष अवधि के लिए ही चुन के आया जाता है, शेष अवधि के लिए ही चुनाव होते हैं, ठीक है। नया 5 साल नहीं मिलेगा, ठीक है। नया 5 साल किसको मिलता है पता है आपको, केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। अगर कोई आदमी
राष्ट्रपति है और वो खत्म हो गया 5 साल के पहले, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए चुन के आएगा, शेष अवधि के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी बस को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो यहां से यही होगा आपका आंसर 24 नवंबर 2017। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पंचायतों का कार्यकाल, बहुत अच्छे से देख लिए। अब यहां से क्वेश्चन चालू होता है मेरे मित्रों, है ना, क्या योग्यता, है ना, निर्हरता। पंचायत का क्या, निर्हरता। निर्हरता मतलब कौन आदमी पंचायत पदाधिकारी नहीं बन सकता। निर्हरताएं, निर्हरताएं मतलब अयोग्यता। यहां से क्वेश्चन चालू हो गया अयोग्यता के संबंध में, कौन आदमी पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी उठ के गया और पंचायत का पदाधिकारी बन गया ना, ऐसा नहीं होता है भैया। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं बोलना सही नहीं होगा, उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, उसके लिए भी अपने को कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको सरकार लगा रखी है, तभी आप बनोगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता। अयोग्यता मतलब निर्हरता, है ना, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है बोल रहा है, कौन आदमी अयोग्य है ये पूछ रहा है ना। यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है या उसमें भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो क्या होगा, वो आदमी अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो अयोग्यता के संबंध में ये सही है। याद रखिए, कोई भी आदमी, मैं पूरा बता रहा हूं ना, जैसे जैसे पॉइंट आएगा अपन उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो पागल है, पागल मतलब दिमाग से सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दिवालिया है, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट, कंगाल हो गया है, या फिर लाभ के पद पर है, लाभ का पद का मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर ऐसा काम जिससे उसको वेतन मिल रहा हो। लाभ का पद में संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है अच्छे से, इसमें मोस्टली हम सरकारी नौकरी को ही ले लेते हैं जहां से आपको सवेतन मिल रहा हो, सवैतनिक वेतन मिल रहा हो, जहां आपको सैलरी मिलती हो, तो वो लाभ के पद में आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो लाभ का पद भी धारण करता है तो भी वो अयोग्य है। और उसके बाद अगर कोई आदमी को भ्रष्टाचार या किसी और आपराधिक मामले में बर्खास्त किया गया है तो वो भी अयोग्य होगा। तो ये तो सही है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपके घर में जलवाहित शौचालय होना चाहिए। शौचालय होना कंपलसरी है। कोई भी आदमी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके घर में जलवाहित शौचालय होना आवश्यक है। सर्वे करने आएंगे आपके यहाँ कि भैया आपके यहाँ जो सेप्टिक टैंक है वो जलवाहित है कि नहीं, आप उसमें फ्लश करते हो कि नहीं। ठीक है, तभी आप बन पाओगे जलवाहित शौचालय। ठीक है, ठीक, चलिए जलवाहित शौचालय नहीं है तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, है ना। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, ठीक है, अगर आप पंचायत के सदस्य हो, अगर आप पंचायत के सदस्य हो और अपनी सदस्यता का फायदा उठा के आप गांव की जमीन को हड़प के रखे हो, पंचायत की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखे हो, बारी बना दिए हो, गैरेज बना दिए हो और पंचायत बोल रही है भैया जमीन को खाली कर दो, और आप खाली कर नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं तो पंचायत पदाधिकारी हूं, मेरे से कौन खाली कराएगा, तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। आप पंचायत का पदाधिकारी बन के पंचायत की जमीन को हड़प नहीं सकते हो। ठीक है ना, ये भी है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है, भैया ऋण तो सभी लिए हैं, ये कोई अयोग्यता वाला प्रश्न है ही नहीं, ये कोई अयोग्यता वाला प्रश्न है ही नहीं, ले सकते हैं। आप कहीं से भी कर्जा लो, आप आराम से चुनाव लड़ लो। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए कर्जा लेना ही पड़ जाता है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह किया हो, अगर आप इंटरकास्ट विवाह की हो तो और अच्छी बात है, सरकार तो प्रमोट करती है इंटरकास्ट विवाह को, तो ये दोनों अयोग्यता से संबंधित नहीं है। अयोग्यता से संबंधित क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्या, अगर आप लाभ का पद धारण करते हो, पागल दिवालिया हो, विकृत चित्त हो, है ना, तो अयोग्य हो। उसके बाद अगर आपके घर में जलवाहित शौचालय नहीं है तो आप अयोग्य हो जाओगे। अगर आप पंचायत के क्या
भूमि भवन पर कब्जा करके रखे हो तो आप अयोग्य हो जाओगे। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 साल से कम उम्र के हो और आप क्या हो, अनपढ़ हो, तो भी आप पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक है और आप अनपढ़ हो तब बन सकते हो। आपकी उम्र 30 साल से अधिक है और आप अनपढ़ हो तो पंचायत का सदस्य बन सकते हो, लेकिन आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप अनपढ़ हो तो आप पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पंचायत के सदस्य हो और वकील हो और पंचायत के विरुद्ध ही केस लड़ रहे हो तो भी आप पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। आप जिस संस्था के सदस्य हो उस संस्था के खिलाफ आप कोई भी लीगल कार्रवाई या केस नहीं लड़ सकते, है ना। वकालत उसके खिलाफ नहीं कर सकते। आपको केस करना है आप करिए, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आदमी केस कर रहा है और आप उस आदमी के वकील बन के पंचायत के खिलाफ केस लड़ूंगा बोलोगे तो नहीं हो सकते। वकालत नहीं कर सकते उस संस्था के खिलाफ। यह भी पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मेन थी वो मैं बता दिया आपको, है ना। तो इसमें से कौन से कथन क्या है? सही है। तो सही क्या है जी? 1 2 3 सही है ना। पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए कौन कौन निरर्हक है? ऐसा आदमी जो लाभ के पद पर है, ऐसा आदमी जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, और ऐसा आदमी जिसके घर में जलवाहित शौचालय नहीं है। 1 2 3, ठीक है। बहुत से पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायत का काम कौन सा नहीं है? ठीक है, ग्राम पंचायत का काम कौन सा नहीं है? चलिए भाई, ग्राम पंचायत के कार्य देख लेते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में नगर निगम जो काम करती है ना, सेम उसी टाइप से काम गांव में कौन करती है? ग्राम पंचायत। आपके क्षेत्र में नगर निगम जो काम करती है, सेम वैसा ही काम कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ग्राम पंचायत के चित्र में क्या सम्मिलित नहीं है, है ना? सफाई व्यवस्था बिल्कुल सम्मिलित है। आपको पता है कि ग्राम पंचायत टैक्स भी लेती है सफाई पे, नगर निगम भी टैक्स लेती है सफाई पे, तो लोग सफाई व्यवस्था तो देखते हैं गांव की पूरे स्वच्छ रह करके। उसके बाद ग्रामीण सड़कों पुलों का निर्माण और अनुरक्षण, गांव में आप देखना ग्राम पंचायत के पैसे से, ग्राम पंचायत निधि से छोटे छोटे पुल, तालाब में पचरी, छोटा कुआं, है ना, और भी बहुत सी चीजों का निर्माण होता है। तो ग्राम पंचायत उन चीजों का निर्माण कराती है और उनका मेंटेनेंस भी करती है, तो ये भी सही है ना। जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संधारण, आपको पता है कि आप अगर नगर निगम क्षेत्र में हो तो जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनेगा? नगर निगम से। मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से बनेगा? नगर निगम से। शादी का प्रमाण पत्र कहां से बनेगा? नगर निगम से। वैसे ही गांव में कहां से बनता है? पंचायत से बनता है, ठीक है। तो ये तीनों काम तो ग्राम पंचायत के हैं। कानून व्यवस्था, हमारे पूरे देश में कानून व्यवस्था कौन करती है? पुलिस करती है। कानून व्यवस्था कौन देखती है? पुलिस देखती है। लॉ एंड ऑर्डर कौन देखती है? पुलिस देखती है। तो कानून व्यवस्था का काम पंचायत का नहीं है, कानून व्यवस्था का काम है पुलिस का, ठीक है। तो ये तीनों काम तो ग्राम पंचायत करती है, पुलिस, कानून व्यवस्था का काम कौन करती है? पुलिस करती है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? ठीक है, चलिए देख लो, है ना। स्वच्छता और सफाई आपको पता है ग्राम पंचायत करती है। पुल पुलिया निर्माण ये भी ग्राम पंचायत करती है। जन्म मृत्यु और विवाहित अभिलेख ये भी ग्राम पंचायत करती है। निराश्रितों को सहायता, हाँ बिल्कुल करती है, पेंशन देती है, ठीक है। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कौन करेगी? शिक्षा विभाग करेगी। सामाजिक वानिकी कौन करेगा? आपका समाज कल्याण विभाग करेगा या वन विभाग करेगा। तो ये दो काम ग्राम पंचायत नहीं करती, बाकी पूरे काम कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। ये दो काम ग्राम पंचायत नहीं करती, है ना। कौन सा? तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या है जी? प्रौढ़ शिक्षा ऐसे लोग जो 30 साल से अधिक उम्र के हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा कहले जाती है, ठीक है।
तो ये शिक्षा विभाग करता है, ग्राम पंचायत नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है, है ना। अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत के कर, ठीक, आपको पता है कि ग्राम पंचायत के 6 अनिवार्य कर हैं। कितने? 6 अनिवार्य कर लगाती है, जो जरूरी है लगाना। 6 अनिवार्य कर लगाती है ग्राम पंचायत, जो जरूरी है लगाना, है ना। 6 ठो अनिवार्य कर। कितने हैं? 6 हैं। ठीक, इनको क्या बोला जाता है? MBL4, मतलब 4L। ठीक है, M से क्या होगा? M से होगा आपका बाजार, मार्केट। M से क्या होगा? बाजार, मार्केट, MBL4, है ना। इसका 6 अनिवार्य कर क्या है? MBL4। M से होता है बाजार, मार्केट, है ना। B से होता है बिजनेस, व्यापार, व्यापार, है ना। L1 से क्या होगा? L1 से होगा लाइट। ठीक है, फिर L से क्या होगा? लाइव स्टॉक, है ना, मतलब जीवित पशुओं की बिक्री पर कर। ठीक है, लाइव स्टॉक बोलते हैं इसको, है ना, पशुधन के बिक्री पर कर। ठीक है, दूसरा L से क्या होगा? पशुधन की बिक्री पर कर, लीव स्टॉक, है ना। लाइव बोल सकते हो, लीव बोल सकते हो। पशु के बिक्री पर, अगर आप गांव के क्षेत्र में पशु खरीदोगे बेचोगे तो आपको देना पड़ेगा, पशु के बिक्री पर कर। फिर एल का क्या होगा? लैंड, मतलब भूमि पर कर। ठीक है, और अगले एल का क्या होगा? अगले एल का होगा आपका क्या? शौचालय, निजी संडासों पर कर, है ना। शौचालय, लेटरिंग, है ना, शौचालय पर कर। ठीक है, ये 6 कर अनिवार्य रूप से लगाती है। कौन? ग्राम पंचायत। MBL4, M से बाजार, अगर आप कहीं बाजार हो रहा है ना, वहां दुकान लगाओगे तो आपको टैक्स देना है। व्यापार, अगर गांव के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स देना है। गांव के लाइट के लिए टैक्स देना है, स्ट्रीट लाइट के लिए। अगर गांव की सीमा के अंदर पशु को खरीद बेच रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री पर, लिव स्टॉक, है ना, उस पर कर देना है। अगर गांव के अंदर भूमि है तो उस पर कर देना है, और शौचालय पर कर लगाती है ना। तो MBL4, है ना, लाइट, लिव स्टॉक, लैंड और लेटरिंग, L4, 4। ठीक है, तो ये 6 अनिवार्य कर लगाते हैं। तो ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से अनिवार्य कर होते हैं, इसको देख लेते हैं। अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? अब देखो, आपको पता है ना, लाइट पर कर है, बिजनेस पर कर है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद और किस पर है? है ना, ये विलोपित हुआ क्वेश्चन है, तब भी देख लेते हैं। है लाइट पर, बिजनेस पर भी है, ठीक है, बाजार पर भी है। ठीक, ये तीनों में तो है अनिवार्य कर, है ना। तो सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित में नहीं में क्या आएगा फिर आपका? सराय और धर्मशाला पर फीस, जल कर और बैलगाड़ी कर, है ना। तो 3, 4 और 6, तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये विलोपित हो गया था। आपको याद रखना है कि 6 अनिवार्य कर है, MBL4। इसमें क्या दिया है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भवन पर कर, ठीक है, लैंड, भवन पर, ठीक है। ग्राम पंचायत के सीमा के अंदर कोई व्यापार करोगे उस पर कर, भूमि, भवन दोनों पर कर, ग्राम पंचायतों के अधीन बाजार पर बेचे गए वस्तुओं पर, ठीक है, कर, है ना, प्रकाश पर कर, निजी संडासों पर कर। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? चलिए, आपको पता है कि
प्रकाश व्यवस्था पर कर, व्यापार कर रहे हो उस पर कर, है ना, सरायों धर्मशालाओं पर, है ना, भूमि भवन पर बोल दिया अनिवार्य कर, ये भी आएगा। ठीक है, ये 3 तो हो गया। उसके बाद बाजार फीस, ये भी आएगा। बाजार फीस, बिजनेस, बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फीस, ये नहीं आएगा। तो इसमें 2 चीजें नहीं आएंगी, एक जल कर नहीं आएगा और एक छठवा बैलगाड़ी कर, ये विलोपित हो गया था। ठीक है चलिए, यहां से आपका चालू हो जाता है राज्य वित्त आयोग। क्या? राज्य वित्त आयोग। यहां से चालू हो जाता है राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई, है ना, 243 आई में वित्त आयोग किसके लिए है? आपके किसके लिए? पंचायत के लिए। किसके लिए? पंचायत के लिए। और 243 वाई में वित्त आयोग है नगर निगम के लिए। किसके लिए? नगर निगम के लिए। दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। 243 आई में राज्य वित्त आयोग है जो पंचायतों के अधीन काम करेगा, और 243 वाई में एक और राज्य वित्त आयोग है जो नगर निगम के अधीन काम करेगा। यहां हमको पंचायती राज व्यवस्था का पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलो, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु किस पर निर्भर करती है? विशेष करों पर, स्थानीय करों पर, शासकीय वित्त पर या और संपत्ति कर। अब बताइए किस पर सबसे ज्यादा निर्भर रहती है? ठीक है, पंचायतों को सबसे ज्यादा पैसा किससे मिलता है? तो भैया पंचायतों को सबसे ज्यादा मिलता है शासकीय वित्त से। शासकीय वित्त कौन देता है? वित्त आयोग देता है। कौन देता है? वित्त आयोग देता है। देखिए, जैसे केंद्र में वित्त आयोग है, केंद्र में वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, तो केंद्र का वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करता है। केंद्र का वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करता है और राष्ट्रपति को वित्त से संबंधित सलाह देता है। वैसे ही राज्य में वित्त आयोग होता है। कौन से अनुच्छेद में? 243 आई में पंचायत के लिए और 243 वाई में नगर निगम के लिए। तो यहां पंचायत के वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है। तो राज्य का वित्त आयोग क्या करता है? राज्य का वित्त आयोग ये बताता है कि ग्राम पंचायतों को कितना पैसा देना है, नगर निगम को कितना पैसा देना है, सहकारी सोसाइटी को कितना पैसा देना है। जो काम केंद्र का वित्त आयोग केंद्र में करता है, वही काम राज्य का वित्त आयोग राज्य में करता है। राज्य का वित्त आयोग किसको सजेशन देता है? राज्य का वित्त आयोग राज्यपाल को सजेशन देता है। ठीक है, तो किसी पंचायत को कितना पैसा देना है, नगर निगम को कितना पैसा देना है, कौन सा टैक्स कहां देना है, ये सब के संबंध में कौन बताता है? राज्य का वित्त आयोग। तो हमारे यहाँ पंचायती राज में सबसे ज्यादा पैसा कैसे मिलता है? सरकारी वित्त से, सरकार से, क्योंकि पंचायत द्वारा कोई बहुत भारी भरकम टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि गांव में वैसे ही बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, बहुत कम टैक्स लगाया जाता है। तो उनको काम चलाने के लिए पैसा कहां से मिलता है? सरकार से। और सरकार को पैसा देने के लिए कौन बोलता है? वित्त आयोग बोलता है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा? है ना, किस अनुच्छेद के तहत? आपको पता है दोस्तों, मैं अभी बता दिया, है ना। राज्य वित्त आयोग 2 अनुच्छेद में है। 243 आई, 243 आई में किन के लिए है? पंचायत के लिए है। जैसे आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हो तो 243 आई का वित्त आयोग पढ़ोगे, है ना। अब 243 वाई, इसमें वित्त आयोग किसके लिए है? निगम के लिए। किसके लिए? नगर निगम के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है ना। जैसे गांव में पंचायत काम करती है, वैसे शहर में कौन काम करता है? नगर निगम। तो नगर निगम के लिए वित्त आयोग 243 वाई में है ना। तो ग्राम पंचायतों के लिए बोल रहा है, ग्राम पंचायतों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए या उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा? कि राज्य में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, पंचायतों को, नगर निगम को, पंचायतों को पैसा दिलाना। ठीक है, तो ये हो गया। तो राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल पंचायतों के लिए कौन से अनुच्छेद से करेगा? 243 आई के लिए करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं है बोल रहा है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है।
ठीक है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है ना। आपको पता है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 243। ठीक है, 243 से जोड़ा गया है। कहां तक? आपका ओ तक। ठीक है, चलिए तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसमें गठन किया जाने का प्रावधान है। आपको पता है राज्य वित्त आयोग किसके लिए? पंचायत के लिए। 243 आई, सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्य में राज्यपाल के द्वारा। यह राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सुझाव बताता है, बिल्कुल बताता है। मैं बताया ना, ये राज्यपाल को बताता है कि पंचायत को कितना पैसा देना है, कैसे काम करेंगे तो पंचायत की स्थिति अच्छी होगी, पैसे से संबंधित पूरा सलाह देता है। ये भी सही है, तीनों सही है। तो उपयुक्त में से क्या सही नहीं है? कुछ भी गलत नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन में ये तीनों सही है और ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो कुछ गलत नहीं है, सभी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सही नहीं है बोल रहा है, सही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सही नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या है? कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर करती है? आपको पता है, अभी मैं बताया कि पंचायतों को पैसा देने की सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई के द्वारा कौन गठन करता है वित्त आयोग का? राज्यपाल। ठीक है, यही बोलता है इस पंचायत को इतना पैसा, मतलब इस साल पंचायत को इतना पैसा मिलना चाहिए, ये चाहिए, पूरा बोलता है। ठीक है, भारत संविधान का अनुच्छेद 243 आई प्रावधान किसका करता है ना? राज्य वित्त आयोग का। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, 243 आई, है ना। और नगर निगम के लिए किसमें रहेगा? 243 वाई। अगर नगर निगम की बात करेगा तो 243 वाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? आपको पता है कौन करेगा? वित्त आयोग। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग से क्वेश्चन आता ही है जी। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 73वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? पंचायती राज। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव करवाएगा, बिल्कुल कराएगा। आपको पता है पंचायतों का चुनाव, नगर निगम का चुनाव और सहकारी सोसाइटी का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों का चुनाव, नगर निगम का चुनाव और सहकारी सोसाइटी का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है? जिला आयोजन समितियों का गठन किया जाएगा। नहीं, इसका गठन कहां होता है? इसका गठन होता है नगर निगम में, नगर निगम में होता है, ग्राम पंचायत में नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या सही है दोस्तों? 1 और 2 सही है। क्या सही है? 1 और 2 सही है। ठीक है, याद रखिए ये जिला आयोजन समिति, इसका गठन नगरीय निकाय में होता है, ग्राम पंचायत में नहीं होता है। यहां ऑलरेडी जिला बोल दिया है ना। जिला आयोजन समिति का गठन नगरीय निकाय में होता है, ग्राम पंचायत में नहीं होता है ना। ग्राम पंचायत में क्या सही है? गांव आपके पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। नगर निगम का भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। सहकारी सोसाइटी का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। उसके बाद सांसद और विधायक का चुनाव केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य का निर्वाचन आयोग केवल राज्य के चुनाव कराता है, जैसे पंचायत, नगर निगम और सहकारी सोसाइटी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी की गई है, किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में भी पढ़ रहे हैं 243 आई।
तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए, तो ये हमारे आज के 17 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, काफी डिटेल में अपन ने इसको किया है, ठीक है। तो आपके कोई एक स्पेशल एग्जाम नहीं बोलता, बहुत से एग्जाम में ये काम आएगा, एडीओ में भी काम आएगा, पीएससी प्री में भी काम आएगा, है ना। आपका जो रेलवे के एनटीपीसी में अगर पंचायती राज का पार्ट आता है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 से 2 क्वेश्चन पंचायती राज के रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ये सेशन कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं, ये जरूर बताइए। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।